मल्टीक्रॉपिंग सिस्टम का मतलब होता है एक साथ एक ही खेत में एक के बाद एक फसल उगाना, ठीक है। और मल्टी लेयर का मतलब होता है एक के ऊपर एक उगाना, ठीक है। जैसे हम शहरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं ना, एक थोड़ी सी ज़मीन पे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक फ्लैट बना देते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और इसको बोलते हैं अपन मल्टी स्टोरी फार्मिंग। अब जब एक के ऊपर एक फसल उगाओगे तो हर एक को फसल उगाने मतलब हर एक फसल को उगने के लिए आपको अलग जगह छोड़ना पड़ेगी, है कि नहीं है। और हर एक की फसलों की जड़ें आपको देखना पड़ेंगी कि एक दूसरे की जड़ें एक दूसरे के साथ ना हो जाएं, मतलब सबकी जड़ें एक साथ ना हो जाएं और सब एक जगह पे ना फलें, है ना। और अगर सब एक जगह पे फलने लगे और सबकी जड़ें एक साथ हो गई तो झगड़ा हो जाएगा, फिर कोई एक अच्छा फल पाएगा, है ना, बाकी सबको एक दूसरे की फाइटिंग होगी। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, ये ढांचा बनाते हैं। ये ढांचा जो है ना एक तरह से लेयर है, लेयर या परत कह सकते हैं इसे, या फ्लोर कह सकते हैं। दूसरी ये है कि एक अनुकूलित पौधों को वातावरण देने का भी ये माध्यम है ना। आज हम सभी लोग जानते हैं कि तेज गर्मी का, तेज ठंड का और तेज बारिश का हम सभी पर बुरा असर पड़ता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि तेज ठंड में हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। जैसे सुबह के समय देखो, प्रैक्टिकल बात है, आज की बात कर रहे हैं, कितनी सड़क चल रही थी, तो हम लोगों का दिमाग भटक रहा था, तो हम लोग ठीक से ना सुन पा रहे थे ना हम ठीक से बोल पा रहे थे। अपन नीचे बैठे, ठीक से सुनाई दिया, ठीक से अपनी बातचीत हो गई। क्या हुआ, कंफर्ट जोन चाहिए हमको, संतुलित वातावरण चाहिए, अनुकूलित वातावरण चाहिए। न तेज गर्मी चाहिए हमको, तेज गर्मी में हमें पसीना छूटने लगता सो हम काम में मन नहीं लगता हमारा, तेज ठंड में भी हमारा नहीं लगता, है कि नहीं है, और तेज बारिश में भी नहीं होता। तो क्या है, हम लोग जो है ना, तेज बारिश होती है तो छत के नीचे आ जाते हैं, तेज ठंड लगती है तो गर्म कपड़े पहनते हैं, और तेज गर्मी लगती है तो पंखे के नीचे आते हैं। इन पेड़ पौधों के बारे में क्या होगा, ये तो तेज गर्मी में भी वहीं के वहीं खेत में पड़े रहते हैं, तेज ठंड में भी खेत में पड़े रहते हैं और तेज बारिश में भी खड़े रहते हैं। तो कुल मिला के इन परिस्थितियों में फिर अपन एक साथ एक जमीन पर कई तरह की फसलें लगाते हैं। तो पहले नंबर एक अनुकूलित वातावरण देना। जो दुनिया में क्लाइमेट का बदलाव हो रहा है, मौसम जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन का सीधा बुरा असर हमारी खेती बाड़ी पर पड़ता है। उस परिवर्तन के बुरे असर को रोकने के लिए ये ढांचा बनाया जाता है। तो इस ढांचे के लिए क्या करना है, 5x6 के अंतर से या बांस या बल्ली का आपको चयन करना है सबसे पहले नंबर। तो बांस या बल्ली बहुत मोटी ना हो, बहुत पतली ना हो और बहुत टेढ़ी ना हो। ये 2-3 बातों का आपको ख्याल रखना है। चाहे लकड़ी हो, चाहे बल्ली हो, चाहे पाइप हो, चाहे तो और कोई भी चीज़ आप ले सकते हो, परंतु ये बहुत मतलब मोटी नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बहुत पतली नहीं होना चाहिए। नंबर 3, बहुत टेढ़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। ये 3 शर्तें रहेंगी और इनको 5x6 के अंतर से आप लगाओगे। ये दूरी रखोगे 5 फीट, जिसमें आपको मतलब चलना है। तो ये बेड हो गया, मतलब ये एक बेड हो गया, फिर दूसरा बेड ये हो गया, फिर तीसरा बेड आगे हो गया। तो ये बेड से बेड की दूरी होगी 5 फीट। और लाइन वाली जो दूरी होगी बांस की, जैसे ये लाइन है ना हमारी, ये लाइन यूं जाएगी, तो ये लाइन वाली दूरी होगी 6 फीट। अब ये 5x6 का भी बहुत साइंटिफिक तरीके से इसको 5x6 रखा है। आप कहोगे साहब जो है ना, इसको 6 कर देते, इसको 5 कर देते, या इसको 7 कर देते, हमारी बल्ली थोड़ी ज़्यादा मजबूत है आपसे, है ना, या हम 8 कर लेंगे। तो इसमें जहाँ हमने दिमाग लगाया उधर ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कैसे हम समझा रहे हैं वो समझिए। ये 5 फीट होना चाहिए और ये 6 फीट होना चाहिए। इसका अभी हम बता रहे हैं आपको कारण कि ये क्यों 5 और 6 होना चाहिए। तो 5x6 पर अपन ने क्या की, बांस या बल्ली पहले खड़ी कर ली। 1 एकड़ में 1450 बल्लियां लगेंगी। अब बल्ली की लंबाई जो है ना, आप 11 फीट तक रख सकते हो अधिकतम, और नहीं तो 10 तो रखना ही रखना चाहिए। अब 10 में क्या होगा, 1.5 फीट आप डालोगे ज़मीन के अंदर, और जो ज़मीन के अंदर हिस्सा डालोगे वो कैसा होना चाहिए, डामर से पेंट होना चाहिए, है ना। या डामर नहीं मिला तो प्राइमरी पेंट कर दो, और अगर वो ना मिले तो फिर आप मूवेबल ऑयल भी, जला हुआ गाड़ी का ऑयल भी यूज कर सकते हैं, उसको आप 1.5 फीट पेंट कर दो जो जमीन के अंदर डालना है। इससे क्या होगा, ये बल्ली कम से कम आपकी 4 साल तक आराम से टिक जाएगी, 3 साल तक तो टिकी जाएगी। फिर क्या करो, 1.5 फीट नीचे डाल दिया, अब 6.5 फीट ये हाइट है इसकी, जमीन से लेके यहाँ तक की 6.5 फीट। तो 1.5 और 6.5 कितना हो गया, 8 फीट हो गया। हम आपको कह रहे हैं 10 या 11 लेना है आपको। तो अगर 10 लिया मान के चलो, 2 फीट ऊपर निकला है अभी, तो 3 साल बाद जब ये बल्ली सड़ जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से खोल के वापस उसी को फिर
गाड़ देंगे, तो ये अगले 3 साल बाद तक और काम आएंगे। तो ऐसे 6 साल तक ये हमारी चल जाएगी बल्ली। एक ये बात होगी। दूसरी बात, ये 5x6 पे लगाने के बाद अपन चारों तरफ से जो आखिरी वाली बॉर्डर है, जैसे ये बॉर्डर है आखिरी, तो देखो आड़ा बांस बांधा है हमने चारों तरफ से ऐसा, क्योंकि अब जैसे अपन ने 5x6 पे ये बांस खड़े कर दिए, तो अब ये इंडिविजुअल खड़े हुए हैं जैसे, अब इनको आपस में जोड़ना है अपन को। तो अपन वहां से बांस से एक आड़ा बांस लेते हैं और कॉर्नर की सारी लाइन को चारों तरफ ऐसा जोड़ देते हैं घेरा बना के, तो बॉर्डर के सारे बांस आपस में जुड़ गए। अब जब वो बांस जुड़ गए तो अपन क्या करते हैं, वो बांस से तार पकड़ के पीछे की तरफ 5 फीट जगह खाली छोड़ते हैं। जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्ट्रक्चर के बाहर की तरफ चारों तरफ 5 फीट जगह आपको खाली छोड़ना पड़ेगी। उस 5 फीट जगह में आप क्या करोगे, लोहे का एक एंगल लगाओगे, लकड़ी का नहीं, लोहे का। तो लोहे की आप एंगल जो है ना दुकानों पे बेस्ट वाले जो मिलते हैं ना कबाड़ी की दुकान पे, वो आप खरीद लीजिए। 2.5 फीट उसकी लंबाई होना चाहिए, 5 mm की उसकी मोटाई होना चाहिए और 1.5 इंच की उसकी चौड़ाई होना चाहिए। और उसमें अपन ने क्या किया, ऊपर जो है ना 2 सूत का होल करा दिया है ना, 2 सूत का होल करा दो और फिर उसको 45 डिग्री के एंगल पे उसको पूरा ठोक दो जमीन के अंदर 2.5 फीट। ठीक है, अब उस 2.5 फीट एंगल को ठोकने के बाद इसको पकड़ के बाहर वी शेप में ऐसे आप वायर से बांध दोगे, पकड़ के ऐसा खींच के, और ये चारों तरफ करोगे आप, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इससे क्या होगा, जैसे मिलिट्री के तंबू होते हैं ना, वो क्या करते हैं ना, यूं पकड़ के इसको यूं खींच देते, इसको यूं खींच देते हैं, तो ये हवा में किसी भी डायरेक्शन में फिर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, ना मुड़ता ना गिरता है। अब वो करने के बाद ये जब इंडिविजुअल सारे बांस लाइन के खड़े थे, अभी तो अपन ने चारों तरफ का बॉर्डर का बांधा, बॉर्डर का बांधने के बाद अब क्या करेंगे, ये वाले बांसों को आपस में जोड़ने के लिए एक मोटा तार लेंगे, ये वाला, इसको GI 16 गेज का वायर बोलते हैं। 16 गेज का वायर लेना है अपन को, 16 गेज का वायर मोटा होता है, और जो है ना GI गैलोनाइज वायर लेना है। ठीक है, तो ये हल्का सा लूज भी होगा, एकदम कड़क नहीं होगा। अगर कड़क हुआ वायर तो टूट जाएगा, 2 साल के बाद 3 साल के बाद जंग खा जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हमें गैलोनाइज GI वायर लेना है जो लूज हो। उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे बांधेंगे और यहाँ से सीधा आखिरी तक वो वाले बांस से, आखिरी वाले बांस से बांध देंगे। तो क्या होगा, ये बांधने के बाद देखो ये इंडिविजुअल अपन फिर ये तार से ये बांस को जोड़ देंगे। ठीक है ना, अलग अलग से ये बांध दिया, इसको बांध दिया, फिर इसको बांध देंगे, फिर इसको बांध देंगे, तो ये क्या है, लाइन के सारे बांस एक दूसरे से जुड़ गए। ठीक है कि नहीं। अब अपन क्या करेंगे, क्रॉस में जाला बुनेंगे। तो ये जाले के लिए ये 20 गेज के तार का इस्तेमाल करते हैं, और ये अपन करेंगे आधा फीट के अंतर से जाला। तो ये देखो आधा फीट पे ये बुना, आधा फीट पे ये बुना, ये जाला अपन ने क्रॉस में बुन दिया। यहाँ पे आराम से देख सकते हो आप, है ना, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो 6-6 इंच के अंतर से अपन ने क्रॉस में जाला बुन दिया। कितने गेज के वायर का, 20 गेज के, वो भी गैलोनाइज GI वायर होना चाहिए। अब वो बुनने के बाद अपन क्या करेंगे, चारों तरफ से साड़ियों का पर्दा लगा देंगे। ठीक है, तो आप लोगों के पास गांव में बहुत साड़ियां आपको मिल सकती हैं, या अपने घर में ही होती हैं, 2-4 लोगों की इकट्ठी कर ली, 2 साड़ियों को आपस में सिल लीजिए। 4 फीट की होती है एक साड़ी की चौड़ाई, 2 को सिल लिया तो हो गई 8 फीट, है ना, लंबाई लगभग 18-20 फीट। तो ऐसे अपन ने ज्वाइंट करके और सिलाई मार दी, सब पर्दा बना दिया लंबा सा, है ना, और यहाँ पे ऊपर टॉप पे बांध के और उसको नीचे बांध दिया, और ऐसे चारों तरफ से अपन ने उसको ढक दिया, है ना। अब अपन क्या कर देंगे, पर्दा बांधने के बाद बाहर की तरफ से ये मोटा वाला वायर 2 स्टेप में, नहीं तो 3 स्टेप में अपन इसको राउंड कर देंगे, ऐसे जैसे अपन पीपल के पेड़ में रक्षा सूत्र बांधते ना, ऐसा। ठीक है, तो वैसा अपन को राउंड करना है पूरे स्ट्रक्चर को बाहर की तरफ से। इससे ये होगा कि आपका पर्दा हिलेगा डुलेगा नहीं। तो बाहर की तरफ से आप 3 राउंड के वायर लगा दीजिए, पहला 2 फीट पे, फिर 2 फीट पे, फिर 2 फीट पे। और फिर उसके बाद क्या करिए कि वायर और साड़ी के बीच में कुछ तो भी आप एग्रीकल्चर वेस्ट लगा सकते हैं, जैसे कि आपका बाजरे का डंठल हो गए, मक्के के डंठल हो गए, या अरहर के डंठल हो गए, सरसों का डंठल हो गया, इस तरह का, या राहर का भी डंठल हो सकता है, वो अपन ने फंसा दिया। इससे ये होगी कि साड़ी आपकी हवा में फटेगी नहीं, अब फड़फड़ नहीं होगी और फटेगी नहीं, एक सपोर्ट मिल गया। अब वो सपोर्ट से इससे फायदे क्या होंगे, एक तो बाहर का खरपतवार के जो बीज होते हैं ना, वो उड़ के आपके खेत के अंदर नहीं आ पाएंगे, सबसे पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि गर्मी में गर्मी लपट लगती है, वो लपट सीधी अंदर नहीं आ पाएगी, रुक जाएगी साड़ी की वजह से।
तीसरा ये होगा कि छोटे मोटे जानवर जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, सुअर हो गया, या फिर नीलगाय हो गई, गाय हो गई, बकरी हो गई, ये सब भी रुक जाएंगे आना। चौथा फायदा ये होगा कि बाहर से जो ठंडी हवाएं आती हैं, जैसे पाला जब लगता है ना तो लहरा चलता है ठंडा, वो ठंडा लहरा इससे आना रुक जाएगा। फिर इसके बाद एक और फ़ायदा होगा इससे कि बहुत तेज़ अगर तूफ़ान आ रहे हैं तो तूफ़ानों का भी बुरा असर इससे रुक जाएगा। इतने सारे फ़ायदे ये हमारे कर देगा और इंसानों से भी सुरक्षा रहेगी, एक पूरी तरह से एक प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट रहेगा। ये करने के बाद ये जाले पर अपन क्या करते हैं, ये पतला पतला घास फैलाते हैं। ये घास हमारे पास, इस घास को हम गुनैया बोलते हैं। आप लोग धान का पैरा भी यूज़ कर सकते हैं, या और कोई भी तरह की अगर आपके ध्यान में घास है या आपके पास कोई घास है वो भी आप इस पर डाल सकते हैं। हमने एक लिस्ट बनाई है, 40 तरह की घासें आप इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, 40 में से कोई भी एक। और हम सभी के पास कोई ना कोई घास आपके इर्द गिर्द अवेलेबल है। उस घास का प्रयोग करने का पर्पज़ ये है कि इससे आधी धूप और आधी छाया का इन्वायरमेंट बनाते हैं अपन, है ना। तो इससे क्या होगा, जब तेज़ गर्मी पड़ेगी तो तेज़ गर्मी से इसके अंदर जो फसलें होंगी उनको लपट नहीं लगेगी, आधी धूप रुक जाएगी। ठंड के समय में इसके अंदर जो फसलें लगी होंगी उससे पाला नहीं लगेगा। तो क्या होगा, तेज़ धूप को हम रोक लेंगे लेकिन धूप को आने देंगे, तेज़ हवा को रोक लेंगे लेकिन हवा को आने देंगे, ठंड को भी आने देंगे लेकिन तेज़ ठंड के प्रभाव को रोक लेंगे। तो इस तरह से ये बुरे मौसम के असर को रोकने के लिए ये घास लगाते हैं अपन। ये ढांचा कंप्लीट हो गया। एक दरवाज़ा रखेंगे यहाँ से और एक बाहर जाने का दरवाज़ा रखेंगे वहाँ से। 2 दरवाज़ों में यहाँ से ये 3 फीट का जगह खाली छोड़ के रखेंगे आखिरी तक, है ना। और फिर इसके अंदर में अपन बेड बनाएंगे। तो ये जो 5 फीट की जगह है, इस 5 फीट की जगह में, ये 5 फीट की जगह में बीच से अपन ऐसा फावड़े से मतलब जो है ना अपनी मिट्टी खचोड़ देंगे तो ये दोनों तरफ बेड बन जाएगा। तो बीच में चलने का रास्ता होगा इन 2 5 के बीच में, और यहाँ से लेकर वहाँ तक ये अपना बेड होगा। तो बेड की साइज आएगी अपनी 4 फीट की। ये दूरी है 5 फीट, बीच में रास्ता 1 फीट छूटा, तो बेड बन गया अपना 4 फीट का। अब ये 5 फीट अपन ने इसलिए रखा था कि 1 फीट चलने के लिए अपन को सफिशिएंट है। जब अपन 1 फीट के रास्ते में यूँ चलेंगे और काम करेंगे, जैसे सब्जी निकालनी हमें कोई भी, तो हमारा हाथ इधर तक आराम से जाएगा। मतलब 2 फीट की हमारी अप्रोच बनी है, उधर से आप बैठोगे तो 2 फीट की अप्रोच इस तरफ आ जाएगी। मतलब आप बीच में चल के 4 फीट चौड़े बेड पे काम कर सकते हो। अगर हमने ये साइज बढ़ा दी, 5 की जगह 6 कर दी, तो क्या होगा, ये बेड की साइज बढ़ जाएगी। और नहीं तो आप 2 फीट बीच में रास्ता खाली छोड़ो। बीच में रास्ता खाली छोड़ना मतलब बेवकूफ़ी का काम हो गया कि इतना आपने सब ये मेहनत की और 2 फीट ज़बरदस्ती की चलने की रास्ता छोड़ दी, जबकि आपको ज़रूरत 1 फीट की है। तो हम उसको जगह को ज़्यादा वेस्ट नहीं छोड़ेंगे। हम 1 फीट से ज़्यादा जगह बीच में नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो कल्टीवेशन एरिया आपका कम हो जाएगा। तो हमने, हाँ, ये बैम्बू सेंटर में आ जाएगा बेड के, है ना, अभी उधर दिख जाएगा। तो ये 1 फीट चलने का रास्ता और 4 फीट चौड़ा बेड। तो अगर हमने ज़्यादा किया तो जगह ज़्यादा छूटेगी, या तो बेड चौड़ा बनेगा। बेड चौड़ा बनेगा तो आपसे काम करते नहीं बनेगा, और जगह रास्ता ज़्यादा छोड़ी तो आपका कल्टीवेशन एरिया कम होगा। तो ये 5 फीट से न कम न ज़्यादा। अब अगर ये आप बढ़ाते हैं तो इस पर क्या होता है कि जो अपन क्रीपर्स लगाते हैं इस पर, या पत्ती वाली ये लता वाली सब्जी लगाते हैं, इसके पौधों की संख्या कम आएगी। और जब इनके पौधों की संख्या कम आएगी तो उतना आपको फ्रूटिंग कम मिलेगा। तो इसलिए ये भी नहीं बढ़ाना चाहिए आपको, और ना ये बढ़ाना चाहिए। फिक्स किया इसे 5x6, और ज़्यादा बढ़ाने से ये सब्जी जो फैलेगी ना उसका एरिया कम हो जाएगा। कहीं पर ज़्यादा फैलेगी, इधर पे बीच में जो है ना उसको धूप ज़्यादा आएगी। तो इसलिए ये 5x6 का सेटिंग किया है। अब अपन क्या करते हैं, इसमें फसलें लगाने का प्लान करते हैं। तो सबसे पहले नंबर, ज़मीन के अंदर कंद वाली फसल लगाते हैं। तो कंद वाली फसल आप फरवरी के महीने में लगाओगे, और उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अदरक है, हल्दी है, कचूर है, काली हल्दी है, सफ़ेद हल्दी है, पीली हल्दी है, फिर जो है ना अरबी है ना, सूरन है। ऐसी बहुत सारी फसलें, कोई भी एक फसल को आप ले लो, वो ज़मीन के अंदर 2 इंच की गहराई, मतलब फुल 1 उंगली की गहराई, और 6 इंच की चौड़ाई। तो अपन को क्या करना है, एक पूरी उंगली ज़मीन के अंदर डालना है और एक पूरा हाथ का ये बेटा दूरी पे दूसरा लगाना है। तो एक जब अपना बेड बनता है 4 फीट चौड़ा, तो 5 लाइन लगती हैं कंद वाली फसल की। तो 5 लाइन, एक लगेगी आपकी सेंटर में, और 2 इस तरफ और 2 उस तरफ, और ऐसी 5 लाइनें सीधी आखिरी तक एक बेड में जाएंगी। तो
कंद वाली फसल अपन ने पहले जमीन के अंदर लगा दी, तो पहले जमीन के अंदर अपन कंद वाली फसल लगा के जमीन की मिट्टी को ढक देंगे। अब मिट्टी को जैसे ही ढकेंगे तो क्या होगा, ऊपर से सरफेस पे आप पत्ती वाली सब्जी तुरंत बो दोगे। तो पत्ती वाली सब्जी में जैसे आप धनिया बो सकते हो, मेथी बो सकते हो, पालक बो सकते हो, चौलाई बो सकते हो, लाल साग बो सकते हो, फिर आपका बहुत सारी नोनिया साग बो सकते हो, बहुत सारी पत्ती वाली सब्जियां हैं, वो अपन ने ज़मीन के सरफेस पर बो दी। अब ये सरफेस पे क्या होगा, 15 दिन के आसपास में ज़मीन की सरफेस पर पत्ती वाली सब्जियां उगाएंगी। तो मेथी है तो 3 दिन में उगाई, पालक है तो 4-5 दिन में आई। तो पत्ती वाली ये जो सब्जियां हैं ये पूरी ज़मीन के सरफेस को ढक लेंगी और उससे हमें 3 फायदे निकल के आएंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि पानी की बचत होगी। क्यों? क्योंकि 50% धूप तो इसने रोक ली, तो पूरा सूरज की रोशनी नीचे नहीं आ रही है, और 50% जो धूप इस पर पड़ रही है वो पत्ती पे पड़ेगी, मिट्टी पे नहीं पड़ेगी। अब तो मिट्टी पे ना पड़ने से पानी का एवापोरेशन रुक जाता है, तो पानी की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ, ढांचा पूरा होना चाहिए, ये व्यवस्था होगी और साइड की ये व्यवस्था होगी, तभी पानी की बचत होगी। लेकिन अगर ये अपन ने ढांचा नहीं लगाया और ये साइड में पर्दा नहीं लगाया और खुला ऐसा मैदान रखा, तो कोई फायदा नहीं इसको करने का। फिर तो आपको उतना ही घास उगेगी, उतना ही पानी लगेगा, उतना ही सब होगा। तो ये साइड से करना ताकि गर्म हवाओं का प्रेशर ना आए, और ये करना ताकि 50% फिल्टर होके धूप आए। ये व्यवस्था में फिर आप फसलें उगाओगे। अब अपन ने क्या किया, पत्ती वाली सब्जी लगाई तो पत्तियों से आपस में सट गई, तो धूप नीचे पड़ी नहीं, तो पानी का एवापोरेशन रुक गया। दूसरा क्या करेंगे कि पत्तियों को, जब पत्तियां से आपस में सट जाएंगी तो घास निकलने की कोई जगह नहीं बचेगी, तो खरपतवार नहीं होगी। तो वो एक फ़ायदा है कि निदाई गुड़ाई का खर्चा बच जाएगा हमारा। तीसरा ये फ़ायदा होगा कि हम पत्ती वाली सब्जी को जड़ समेत निकालेंगे। तो जड़ समेत निकालने में हर बार मिट्टी उखड़ेगी तो हर बार मिट्टी में ऑक्सीजन का फ्लो होगा, और ऑक्सीजन का फ्लो होना मतलब जो है ना, जड़ों में पोरोसिटी आना। पोरोसिटी आई तो नीचे की फसल को और अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो यहाँ से 3 बड़े फ़ायदे अपने होते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, ये जो मचान खड़ा करने के लिए अपन ने ये डंडे, ये बल्लियाँ खड़ी की थी, इन्हीं बल्लियों पे अपन एक लता वाली सब्जी को लगा देते। तो लता वाली सब्जी में आपके पास फिर ऑप्शन है, अगर आपने ये घास डाली है तो छोटी पत्ती की ही सब्जियां लगेंगी। इस पे गलती नहीं करना कि लौकी लगा दो आप, ये गलती नहीं करना कि आप गिलकी लगा बैठो, ये भी नहीं करना कि आप ककड़ी लगा बैठो। इस पे केवल कुंदरू लगेगी, परवल लगेंगे, करेला लगेंगे, टिंडा लगेंगे, ककोरा लगेंगे, ये चीज़ें लगेंगी इसमें, जिनकी पत्तियों की साइज छोटी होती है ना। तो इससे क्या होगा, क्योंकि आधी छाया तो घास नहीं कर ली साहब, और अगर आप लौकी और लगा बैठे तो वो तो पूरी छाया कर देगा, इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसके, है ना। अब पूरी छाया होगी तो क्या होगा, नीचे की फसल दब जाएगी, तो उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी और उपज कम होगी। तो हमें क्या करना है, एक संतुलित वातावरण बनाना है। अगर हम संतुलित वातावरण नहीं बना पाए तो आप इसमें से उपज अच्छी नहीं ले पाओगे, उपज फिर कमजोर होगी, क्योंकि सबको बराबर धूप बांटनी है अपन को। तो धूप बांटने के लिए क्या पैरामीटर है कि आपको फिल्टर होके सबको धूप मिलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था तैयार करना। अगर ये घास भी ज़्यादा घनी डाल दोगे ना, तो भी जो है ना खाली ग्रोथ होगी, फलन नहीं होएगा ढंग का। तो ये बात का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपन ने ये लता वाली फसल इस पे लगा दी, बांस बल्ली, जितनी बल्लियाँ हैं ना, देखो अब सभी बल्लियों पे हमारी कुंदरू लगी हुई है। ये कुंदरू क्या करती है, फरवरी से फलना चालू होती है और लगातार नॉन स्टॉप नवंबर लास्ट तक फलती है। दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना, ये 2 महीने बंद रहती है। तो 2 महीने बंद रहेगी तो हम क्या करते हैं, इधर से इसकी कटिंग करके छोड़ देते हैं, और हाँ, ये अपने आप फुटाव करेगी। अभी देखो 2 दिन पहले थोड़ी सी गर्मी आई ना, तो इसने हल्का सा देखो ये फुटाव करना चालू भी कर दिया, ये फूटना चालू कर दी, ये नई बेल निकलना चालू हो गई। तो ये क्या, अभी तो हम ये अभी फिर से पूरा ये हटा देंगे। ये हटाने के बाद ये वापस फरवरी में ऊपर जाके फैलने लग जाएगी और फलने लग जाएगी। तो ये 9 महीने तक लगातार हमारी ये चलती है, और ये एक ऐसी फसल है जिसको बार बार ना तो निकालना पड़ता, ना बार बार लगाना पड़ता। एक बार लगा दिया, अभी ये 5 साल से हमारी यहाँ पे चल रही है ना, अभी ये आगे और चलती रहेगी कंटिन्यूसली। तो ये कुंदरू है, इसकी जगह पे आप करेला है, पड़ोरा है, टिंडा है, परवल है, ये सब फसलें भी लगा सकते हो। तो ये तीसरी फसल हमारी इस पे फैलेगी। अब आ जाती है चौथी फसल। तो चौथी फसल में हम पपीता है या तो सहजना है, 2 फसलें इसके अंदर लगाते हैं, या तो मुनगा लगाओ या तो पपीता लगाओ।
तो वो लगानी है आपको 15 बाई 15 के अंतर से। तो कहाँ लगाओगे, जैसे पहला पपीता यहाँ लगाइए, इसके बाद 15 फीट पे अगला ये लगा है, फिर 15 फीट पे वो लगा है, फिर 15 फीट पे आगे लगा है। तो कहाँ लगाओगे, ये जो बेड है ना 4 फीट चौड़ा, बेड के सेंटर में, मतलब जहाँ पर बैम्बू वाली लाइन है ना, बैम्बू वाली लाइन के अलाइनमेंट में ही लगेगा वो, ठीक है। फिर यहाँ से 15 पे उधर, उधर से 15 ऐसे। अब देखो ये 15 पे लग गया ना, अब अगली लाइन पे कहाँ से लगेगा, 7.5 से लगेगा। मतलब यहाँ से ये वाला डिस्टेंस होगा 15 फीट और स्टार्टिंग से होगा 7.5 फीट। समझ में आ रही ना बात, है ना। जैसे ये तो 15 पे पूरी लाइन खत्म हो गई, अब हमें अगली लाइन कहाँ लगानी है, 15 फीट पे लगानी है। तो 15 फीट पे 2 बेड छोड़ देंगे तो 15 फीट हो जाएगा। तो वहां स्टार्टिंग से नहीं लगाएंगे अपन, 7.5 फीट से लगाएंगे और फिर 7.5 के बाद फिर 15 पे लगाएंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, जैसे अपन चलते हैं ना, एक पैर ऐसा रखा और एक पैर ऐसा रखा, फिर एक ऐसा रखा, फिर एक ऐसा रखा, तो दोनों पैर हमारे साथ में नहीं रखे जाते। अब देखो जैसे ये पपीता लगा ना, ये पपीता लगा, उसके बीच में वो आ गया, ठीक है ना। अभी ये लगा और ये लगा, ये स्टार्टिंग से लगा और ये 7.5 फीट के अंदर में लगा, फिर ये 7.5 के बाद 15 पे चलेगा, तो आगे पीछे हो गया। तो इससे क्या होगा, धूप पूरी मिलेगी। अब अगर आप लाइन से 15 लगा दोगे, ऐसे में भी और ऐसे में भी, तो धूप का जो डिवाइडेशन है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा सबको, मतलब कम धूप मिलेगी। तो ऐसे ही आपको ये बात का भी ख्याल रखना, 15 बाई 15 पे अपन ने ये पपीते लगाने या तो सहजन लगाने। अब ये क्या होगा, पपीता निकल के सबसे ऊपर चला जाएगा इस मचान के ऊपर, तो नीचे वालों से उसका कोई लेना देना नहीं है। लता वाली फसल इस पे फलेगी, पत्ती वाली सब्जी जमीन पे फलेगी और कंद वाली जमीन के अंदर होगी। ऐसे 4 फसलें आप लगाओगे एक साथ में, वो भी कब, फरवरी में। अब क्या होगा, जब आप फरवरी में लगाओगे चारों फसलें एक साथ में, तो फरवरी का महीना ना ठंड का होता है ना गर्मी का होता है, लेकिन मार्च का महीना गर्मी का शुरू हो जाता है। अब देखना, अभी तो 4 फसलें आपने फरवरी में लगा दी, तो सबको धूप की ज़रूरत अभी नहीं है फरवरी में। क्यों, जन्म हो रहा है भाई सबका, तो अभी उगने में उनको ठीक है 5-10 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। तो 15 दिन खिसकते खिसकते आपका मार्च आ गया। अब मार्च में क्या होगा, सबकी पत्तियां आ गई, तो सबको धूप की डिमांड चाहिए। अब आपने 50% इधर रोक रखी है धूप, तो क्या होगा, मार्च के महीने में थोड़ी धूप चाहिए सबको, तो उतनी मार्च के महीने में सबको धूप मिल जाएगी। अब महीना अप्रैल का आ गया, जब तक इनकी ग्रोथ और बड़ी हो गई, अब इनकी धूप की डिमांड और ज़्यादा हो गई, तो अप्रैल में धूप बढ़ गई ज़्यादा, ठीक है। अब फिर मई का महीना आया, तो ये और बड़े बड़े हो गए सब, अब इनको और ज़्यादा धूप चाहिए, तो मई के महीने में धूप भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उधर धूप ज़्यादा बढ़ेगी, इधर इनकी ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो क्या होगा, एक इनको हर महीने में संतुलित धूप मिलती जाएगी। तो ऐसा हमें सेटिंग करना पड़ती है। अगर ये सेटिंग करने में हमने कहीं गलती की तो उत्पादन पे फर्क पड़ेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखो, चारों फसलों को, पूरा फरवरी का महीना है, आप पूरे फरवरी में कभी भी आप 4 फसलों का सेटअप कर सकते हो। 1 फरवरी से लेकर 30 फरवरी के बीच में लगाना सबसे उचित समय होता है। इसमें एक कंद वाली फसल नीचे डाल दो, ऊपर से पत्ती वाली सब्जी डाल दो और लता वाली सब्जी लगा दो, और पपीते को तुरंत मत लगाओ या सहजन को तुरंत मत लगाओ। क्यों, क्योंकि ये बड़े पत्ते बनाता है ना। तो फरवरी और मार्च के महीने में ये इतने बड़े पत्ते बनाएगा कि धूप को पत्ती वाली सब्जी को कम देगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको पॉलीथीन में डाल के नर्सरी में रख देते हैं, और नर्सरी में जब वो पौधा इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, तब जाके हम अप्रैल के महीने में इसको खेत के अंदर लेके आते हैं। तो वो पपीते की आपको नर्सरी बना के रखनी है और अप्रैल के महीने में इसे खेत में आपको लगाना है। समझ में आ गई ना। अब ऐसा करके अपन 4 फसलें एक साथ एक ज़मीन पे उगाते हैं। अब इन फसलों के साथ में क्या होता है ना, कि स्तर पे पहली गर्मी में पत्ती वाली सब्जी चालू होगी, वो ख़त्म नहीं होगी और ये चालू हो जाएगी, ये ख़त्म नहीं होगी फिर पपीते चालू हो जाएंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे और कंद वाली आ जाएगी। तो आपका एक जो रूटीन है ना, कुछ ना कुछ निकलने का, कुछ ना कुछ मिलने का, वो साल भर आपका धीरे धीरे करके चलता रहता है। तो ये इस मॉडल की खासियत है, और ये पूरा कंप्लीट बनने पर ही आपको सही फ़ायदा देगा। अगर आपने इनकम्प्लीट मॉडल बनाया और फसलों के लगाने में सेटिंग में अगर कुछ गड़बड़ किया, तो फिर ये आपको फ़ायदा नहीं देगा, उपज भी कम कर देगा। ठीक है, तो ये 2-3 बातें आपको ख्याल रखना है। एक तो घास ज़्यादा नहीं घनी डालनी है, ज़्यादा पतली नहीं डालनी है, पर्दा आपको ज़रूर लगाना है,
और 2 जगह पे आपको एंट्रेंस रखना है, एक इधर पे और एक आखिरी में। मेड़ा 4 फीट चौड़ा होगा, बीच में निकलने का रास्ता 1 फीट होगा। 4 फीट चौड़े मेड़े पर 5 लाइनें कंद वाली फसल की चलेंगी। हर एक बांस की बल्ली पर 2-2 पौधे लगेंगे लता वाली फसल के। फिर पत्ती वाली सब्जी पूरी जमीन के सरफेस पर फैलेगी और ऊपर वाली फसल में पपीते की या सहजन जो भी लगाओगे आप, वो 15-15 फीट की दूरी से होगी। ऐसी सेटिंग आप करोगे तो इसका ये बेनिफिट आपको मिलेगा, है ना। पपीता तो ज़्यादा फैलता है तो इसके ऊपर कितना जाएगा? निकल जाता है अपने आप निकल जाता है। सर अभी तो क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं क्या? हाँ? अभी प्रश्न ले रहे हैं क्या? हाँ, अभी अब आप हमारी बात कंप्लीट होती है। अगर आपको इसमें कोई बात ना आई हो समझ में तो आप पूछ सकते हैं, है ना। कुछ भी नहीं आ रहा हो समझ में तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरे 3 प्रश्न। हाँ बोलिए। एक, इसको कितने छोटे से छोटे में करें कि वाइबल होता है? हाँ। इसमें। नंबर 1 एरिया। नंबर 2, आपके पुराने मैंने वीडियोस देखे, उसमें आपने रिकमेंड करा फवारे से सिंचाई करने देने का। जी। और मैं यहाँ देख रहा हूँ ड्रिप लगा है या पौधे लगे हुए हैं, तो उचित विधि क्या रहेगी? और क्योंकि जो भी है फंड एक बहुत बड़ी हाँ, भूमिका लगाता है। आपने जो भी मॉडल प्राइमरी सुझाव दिया था वो इकोनॉमिक्स के साथ साथ कम रिसोर्स वाले भी कर सके जी। और तीसरा मेरे को बस ये समझ नहीं आ रहा कि ये पपीता लगाएंगे, हमने जाल पहले ही बुन लिया है, चीज़ें डाल दी हैं, तो इसको ऊपर कैसे निकालेंगे बाद में? क्या प्रक्रिया करते हैं, क्या प्रैक्टिकल करते हैं? ये मेरे मन में नंबर 1। हाँ, नंबर 1 आप लोगों का भी ये सवाल हो सकता है। देखो, पहली बात तो ये है कि एक इकोनॉमिकल वायबिलिटी के लिए और एक हैंडलिंग के लिए कि भाई हम पहले साल कर रहे हैं तो हमसे हैंडल हो जाए, ज़्यादा लोड भी ना हो। 5000 स्क्वायर फीट का मॉडल खड़ा करना अच्छा होता है। इसमें आप 10,000 रुपये का मंथली रेवेन्यू आप आराम से तैयार कर सकते हैं। 10,000 रुपीज़ 5,000 स्क्वायर फीट से। तो हमारा एक जेब खर्चा टाइप का मेंटेन होता जाता है और हम नुकसान में नहीं जाते हैं, सीखने को भी मिलता है और कुछ ना कुछ हमें उससे मिलता भी रहता है। तो 5,000 स्क्वायर फीट एरिया इज़ गुड। मतलब कोई भी फार्मर के लिए, कोई भी किसान के लिए, मतलब ये हैंडलिंग के लेवल पे भी कह रहे हैं और इकोनॉमिक्स के लेवल पे भी कह रहे हैं, इनपुट कॉस्ट के लेवल पे भी कह रहे हैं, हर लेवल पे बात कर रहे हैं। 5,000 स्क्वायर फीट का मॉडल आइडल मॉडल होता है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो सिंचाई की व्यवस्था अपन करते हैं, इसमें 3 तरह के उपाय होते हैं। पहला उपाय होता है मैनुअली फॉगर, जिसे अपन गार्डनिंग पाइप से सटक से देते हैं, है ना। वो रोल वाला पाइप जो है ना इधर रखा हुआ है सटक का, वो गोल 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 आप उसको घुमा लीजिए और वो लूज होता है। आप उसमें पानी चालू कीजिए और उंगली लगाइए तो पानी स्प्रेड करके उसमें आ जाता है ना। या आगे आप वो फुवारा लगा लीजिए, 50 रुपये का आता है रेडीमेड, तो वो पाइप में यूँ फंसा लीजिए और पानी चलने दीजिए और फुवारा बन के वो पानी फेंकेगा। पर उसमें यह है कि आपको साथ में इंगेज होना पड़ेगा। लगभग 1 एकड़ की सिंचाई के लिए 1 घंटा आपको डिबेट करना पड़ेगा डेली, है ना। तो हाँ, लेकिन वो सबसे सस्ता है और सबसे बेस्ट है। पिछले 8 सालों से हम उसी पद्धति पर काम कर रहे हैं। अभी हमने ये 2 साल पहले ऑटोमाइज सिस्टम लगाया, क्योंकि हमें ट्रायल भी करना होता है ना अलग अलग, कि भाई अब इसमें और क्या, इसमें ये क्या। तो ट्रायल के तौर पे हमने ये फॉगर लगाए। ये फॉगर केवल टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए होते हैं, नॉट एरीगेशन पर्पस। मतलब ये एरीगेशन के लिए तो है ही नहीं। एक तो बजट के हिसाब से सही नहीं है। ये 280 रुपये का होता है। 1 एकड़ में लगभग जो है ना ये 1000 के आसपास लगते हैं। तो मतलब समझ लो 2.5 से 3 लाख रुपए की कॉस्ट होती है 1 एकड़ की। तो ये तो इकोनॉमिकल वायबल है ही नहीं और सिंचाई भी नहीं करते ये पानी को फॉग बना के बस देते हैं। तो ये हमने इसलिए लगाए थे कि एक बार ट्रायल करके देखें कि क्या इसका परफॉर्मेंस आ रहा है। हाँ, तो इनका उपयोग केवल इसलिए कर सकते हैं कि जब गर्मी के टाइम में बहुत तेज़ गर्म हवाएं होती हैं या गर्मी होती है, तो अपन ये फॉग चला देते हैं, तो 10 मिनट के अंदर ये पूरा चैम्बर को एसी कर देते हैं कुल मिला के। ये उस काम के लिए होते हैं। बाकी जब आप सिंचाई अपना मैनुअली करेंगे तो उससे भी ये हो जाता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है। टेम्परेचर कंट्रोल को अपन ने ये मॉडल ही खड़ा करा है। बस है ना। तो ये मतलब नहीं है, कुल मिला के तो छोड़ ही दो आप। अब इसमें सिंचाई के लिए 2 पद्धतियाँ ऑटोमाइज अपन यूज़ करते हैं। नंबर 1 स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, जो वहाँ पे अभी हम आपको दिखाते हैं। नंबर 2 ये टपक सिंचाई। तो टपक सिंचाई और मिनी स्प्रिंकलर दोनों को एक ही पाइपलाइन में सेटिंग करके अपन लगाते हैं। इससे क्या होता है कि जब जैसे पत्ती वाली सब्जी बोई, तो ये टपक सिंचाई 3-4 फीट का जो बेड है आपका वो कवर नहीं कर पाती है, मतलब पानी को, क्योंकि पानी जो गिरता है ना वो यूं गिरता है और यूं फैलता नीचे ऐसे।
अब अपन को फैलाना है ऐसे, क्योंकि बेड अपन ने फ्लैट बनाया है, ठीक है। तो ऐसे फैलाना है तो क्या है, 3 ड्रिप लाइन डालने के बाद भी वो 4 फीट का बेड कवर नहीं हो पाता। और नहीं तो क्या होगा, इधर पे जो पॉइंट है ना, इधर पे ज़्यादा पानी गिरेगा तो ये एरिया ज़्यादा गीला होगा, फिर धीरे धीरे ये एरिया कम गीला होगा, इधर का एरिया बिल्कुल सूखा रहेगा। तो अब इस केस में क्या, पत्ती वाली सब्जी इधर पे भी वही, इधर पे भी वही, इधर पे भी वही, तो इधर की ग्रोथ ज़्यादा होगी, इधर की थोड़ी कम होगी, इधर होगी नहीं, तो अनसिस्टमेटिक हो जाता है इससे पानी लेना। तो फिर ये रखते क्यों हैं, ये इसलिए रखते हैं कि जब पत्ती वाली सब्जी हमारी फील्ड से निकल जाती है और जब हल्दी है, अदरक है, जब वो इतनी हाइट पे आ जाता है तो यहाँ पे फिर स्प्रिंकलर नहीं चलता, क्योंकि स्प्रिंकलर पत्तों में पानी छेड़ लेता है। तो उस केस में फिर अपन ड्रिप चलाते हैं, और जब तक पत्ती वाली सब्जी यहाँ पे है तब तक अपन मिनी स्प्रिंकलर से पानी देते हैं। तो वो ऑप्शनली है, अपन मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप को ऑप्शन में रखते हैं। जब पत्ती वाली सब्जी होती है तो मिनी स्प्रिंकलर, और नहीं तो फिर ड्रिप चलाते हैं, ऐसा ऑटोमाइज है। अदरवाइज फॉगर सिस्टम पूरे टाइम यूज ये, हाँ, टोटल ऑटोमाइज हो गया। ये 40,000 के इन्वेस्टमेंट में ये दोनों सिस्टम एक साथ लग गए, एक एकड़ में। हाँ, अगर इसमें आप और एक छोटा सा विकल्प निकालना चाहें कि इसमें से और उसमें से क्या, तो फिर आप मिनी स्प्रिंकलर लगा लीजिए। तो मिनी स्प्रिंकलर से भी हम पूरी सिंचाई कर सकते हैं। वो 12 से 15 हज़ार रुपये का 1 एकड़ का खर्चा है, और ये दोनों मिला के करेंगे तो 40,000 का बजट है। और जो तीसरा सवाल है, इसमें पौधे बहुत सेंसिटिव होते हैं, हम किसी भी पेड़ को निकालने के लिए कोई स्पेस नहीं बनाते। ये अपने आप जैसे ही यहाँ पे आते हैं, ये घास को आराम से यूँ खिसकाएंगे, पत्तों को आपस में यूँ सिकोड़ेंगे और ऊपर निकल के वापस फैल जाते हैं। तो इनके लिए कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली निकलते हैं, है ना। सर नहीं, जैसे करेला हमने बो दिया, करेला के फिर उसको उजाड़ते कैसे हैं फिर? ऊपर चला गया करेला। हाँ, तो उजाड़ने की जरूरत ही नहीं, हम क्या करते हैं, यहाँ से उसको कट कर देंगे और नीचे से पेड़ उखाड़ के अलग कर देंगे। करेले की जो पत्तियाँ होंगी वो सूख साख के वो अपने आप टपकती रहेंगी, गिर जाएंगी, सड़ जाएंगी, नहीं कुछ नहीं करना। हाँ, लेकिन जब आपका जनवरी दिसंबर का महीना हो गया तब हमें फिर सफाई यार करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये जाला है, हमें रिन्यू करना है, फिर से ये ग्रास डालनी है, प्रॉपर है ना, सेटिंग करनी है। तो वो स्थिति के लिए अभी हम आपको आगे दिखा देते हैं। तो वो अपन पहले हटा देते हैं, हटा के नीचे गिरा देते हैं, तो वो टूट टाट के सब गिर जाती हैं, डिस्पोज हो जाती है। अलग से बहुत नहीं होता है। सर वो लेजम वाली सिंचाई हो तो ऑल टाइम के लिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, लेजम वाली सिंचाई से तो आपका होता ही रहेगा, फिर इन सब चीज़ों को लगाने की जरूरत नहीं। ये ऐसे सिस्टम 4 साल चल रहा है, 3 साल चल रहा है, तो ये बीच में गुड़ाई जो जमीन फिर अपन पावर टिलर यूज़ करते हैं, छोटा हाथ वाला ट्रैक्टर यूज़ करते हैं। जैसे अगर 5,000 स्क्वायर फीट में आप कर रहे हैं ना, तो वो मैनुअली भी पॉसिबल है। हमने ये देखा है, इसके अंदर फार्मिंग करने से मिट्टी की सुधार प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है, बहुत जल्दी मिट्टी अच्छी लेवल पे आ जाती है। सो मिट्टी बहुत सॉफ्ट हो जाती है, फिर आप इसके अंदर मैनुअली भी काम कर सकते हैं। तो 5,000 तक तो देखो है कि आप कर सकते हो। 5,000 से बड़ा जब आप करोगे तो मैनुअली संभव नहीं है, लेबर नहीं मिलती है। तो फिर आप इसमें एक 16,000 की सबसे छोटी और सबसे सस्ती मशीन ले सकते हो, पावर टिलर। वो हमारे पास सेट के अंदर रखा हुआ है। एक हमारे पास 70,000 की मशीन है, वो 9 HP की है, तो उसमें भी सब्सिडी मिलती है, तो 50% तक मिल गई। नहीं भी मिली तो 16,000 पकड़ के चलो आप, सबसे छोटे मशीन। तो आप वो लेके और आप कर सकते हो, चाहे जब गुड़ दो इसमें, है ना। सर जी, ये पपीता के पेड़ हैं, वो हमारी समझ में नहीं आ रहा 15 फुट पे। देखो, ये यहाँ पे पहला स्टार्टिंग है हमारा बेड का, यहाँ से 15 फीट दूसरा पपीता, वहाँ से 15 फीट तीसरा। अब यहाँ से इस तरफ भी 15 आएंगे, तो 15 कैसे? वो बेड है, ये बेड 5, ये 10 और 15, वो पहली लाइन हो गई। अब पहली लाइन अपन ने वहाँ से न लगा के 7.5 फीट पे लगाई, 7.5 फीट। अब 7.5 के बाद फिर 15-15 की कहानी चालू हो जाएगी। तो ये क्या होगा ना, ऐसे जिग जैग हो जाएंगे, आगे पीछे ऐसे। सर एक चीज़ और है, हाँ, हम एक छोटे किसान के साथ काम करते हैं, 1 एकड़ मॉडल में बिल्कुल नहीं करते। हाँ, है ना। हमारा कम से कम 666 वर्ग फुट पे काम कर रहा है। ठीक है, मतलब आप 600 वर्ग। 600, हाँ, ठीक है, हाँ, 7 ऐसे हाँ, और 10 ऐसे लाइन में, ठीक है ना। समझिए, तो उसमें हम इतना बड़ा मॉडल कैसे होगा, और हम नाली कितनी गहरी बनाए। हमने जो बनाया है उसमें कुछ प्रॉब्लम आई हैं, देखने के बाद आपकी नाली एकदम फ्लैट पे है। हाँ, आपको हम गहरी कर दिए हैं तो पानी चढ़ नहीं रहा, इसलिए सब्जियां बहुत सूखी हैं, मतलब उतना प्रोडक्शन देखो, बिल्कुल नहीं है। नंबर 1, पहली बात तो आपको बेड गहरे नहीं बनाने हैं। बेडों की हाइट मैक्सिमम 2 इंच होना चाहिए, बस 2 इंच मतलब फुल 1 उंगली।
और खींच दिया तो बस इतना, इससे ज़्यादा हाइट नहीं होना चाहिए, मतलब नाली की है ना, इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी, आप जो है ना जब बेड बनाओगे तो आपने जो जुताई की बीच में अपन को फावड़ा बस खींचना है। जब अपन ने बीच में फावड़ा खींचा तो वो बेड अपने आप निकल गया। सो बेड बनाने के लिए अपन को चारों तरफ से मिट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप बीच में थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी निकाल के साइड में डाल दो, बस वो बेड बन गया। तो अगर आप ऊंचाई ज़्यादा कर दोगे तो तकलीफ होगी आपको पानी देने में भी, मतलब बहा के अगर आप पानी दे रहे हैं, पहली बात तो फ्लड इरिगेशन ही करते हैं सर। हाँ, बहा के एक्चुअली क्या है ना, इसमें सूट नहीं करती है बहा के पानी की पद्धति। इसके लिए मिनी स्प्रिंकलर होना चाहिए या तो वो सटक वाला सिस्टम होना चाहिए। तो आप सबके पास मशीनें तो होंगी ना, ये तो फिर सिंटेक्स हो या टंकी वगैरह हो, वो भी कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों के पास वहाँ डीजल पंप है। अच्छा, सबके पास डीजल पंप है, ज्यादातर वैसे मशीन नहीं मोर है। देन हम बात करें डीजल। लाइट वाली ये मोटर है। हाँ, हाँ, तो मोटर से भी पानी दे लाइट वाली है। डीसी तो आपको हम बता रहे Exceptional हैं, है। तरीका बता रहे हैं। अभी हम आपको अपना इरिगेशन सेटअप पे ले चलते हैं। जो मशीन आपका बोरवेल से या कुएं से पानी फेंक रही है, उसमें आप एक सेटिंग कराओ। 200-300 रुपए का खर्चा लगेगा। एक टी लगेगी, तो ठीक फिट करना पड़ेगा, है ना, एक टी लगेगी और टी के बाद एक कनेक्टर लगेगा और कनेक्टर में जो है ना एक बल्ब लगेगी 150 रुपए की। अब आप क्या करेंगे, जब आप सिंचाई अपना नॉर्मल बहा के देते हैं तो ये बॉल बंद रखेंगे और पूरा पानी आपका सिंचाई पाइपलाइन में जाएगा। और इस वाले कनेक्टर से बॉल खोल के यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 इंची का पाइप लगा देंगे रोल वाला। तो अपन ने मशीन चालू की और ये बाल्ब खोली और पानी आ गया सटक में। अब सटक से अपन ने फुहार बना के दे दिया, खत्म, 5 मिनट में फिर बंद कर सर। दो। ये कंडीशन सिर्फ आप बोर वाले में कर सकते हैं, डीजल पंप में पॉसिबल नहीं है। पहला दूसरी चीज ये है कि हम हर समय खेत नहीं सींच रहे होते। डीजल पंप में हमें चलाना बहुत कॉस्टली हो जाएगा। उतने में कितना लीटर पानी लगेगा, उतने नहीं, लीटर का बहुत टैंक थोड़ा लगेगा। लगेगा। मतलब आप समझ लो, अगर 600 स्क्वायर फीट की बात है ना, 600 स्क्वायर फीट की बात है तो 5 से 7 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 10 मिनट से चाहिए, मैक्सिमम 10 मिनट। नहीं, आप लीटर निकालो ना तो उतने लीटर का टैंक तो लगा 5000 लीटर पानी लगता है 1 एकड़ को। तो आपका 600 स्क्वायर फीट के लिए मुश्किल से 300-400 लीटर पानी लगना। 500 लीटर की टंकी भर के रख लो, उससे दे दो। उससे भी हो सकता है। मतलब टंकी लगाना हाइट पे रख दो ना उसको। टंकी में क्या है ना, फिर टंकी की कॉस्ट बढ़ेगी ना आपकी। टंकी हम कैसा सोच रहे हैं ना, आप समझो, हम सोच रहे हैं कि आपका उसी सेटअप के अंदर है ना, आप खाली एक बैंड लगाओ, एक टी लगाओ और एक बॉल लगाओ और एक कनेक्टर लगाओ। ये 3 चीजें लगेंगी और 3 चीजों के बाद में एक रोल वाला पाइप लगाओ।